अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है कि ब्लैक फ़ंगस से मुताल्लिक़ कुछ गलत फ़हमियाँ, हक़ाइक़ क्या हैं और गलत फ़हमियाँ क्या हैं और असल में ब्लैक फ़ंगस है क्या। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आएँ, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन्नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में जो कुछ हालात हम सब पर आते हैं, इसके बारे में ये कहा गया कि ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है और ये तुम्हारे ऊपर इसलिए आते हैं कि तुम पलट जाओ, लौट जाओ, अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को सही कर लो और अल्लाह से तौबा कर लो। तो जो बीमारी भी आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, एक बात। दूसरी बात कि जो बीमारी आती है वो किसी को नफ़ा और नुकसान उतना ही पहुंचा सकती है जितना अल्लाह चाहें। बीमारी में बज़ाते ख़ुद किसी को नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है, बल्कि नफ़ा और नुकसान पहुंचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो उसके ज़रिए से जितना नफ़ा या नुकसान चाहेंगे वो होगा। तीसरी बात यह है कि हमारे लिए जो हुक्म है वो हमें करना है, जो काम हमारे ज़िम्मे हैं वो हमें करना है और जो काम अल्लाह के ज़िम्मे हैं वो अल्लाह के लिए छोड़ना है। मिसाल के तौर पर इलाज कराना हमारे ज़िम्मे है और जो है एहतियात करना, परहेज़ करना, ये हमारे ज़िम्मे हैं। तो जो हमारे ज़िम्मे है वो हमें करना है, तो फिर जो अल्लाह के ज़िम्मे है वो अल्लाह कर देंगे। बहुत सारे लोग एहतियात को, इलाज को ईमान के, तवक्कुल के ख़िलाफ़ समझते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। एहतियात करना चाहिए और इलाज करना चाहिए। इस पर मुस्तकिल मैंने एक क्लिप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। अब बीमारी के बारे में आज के जो हालात हैं, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया गया है, इतना ज़्यादा डर पैदा कर दिया गया है कि बस ऐसा मालूम होता है जैसे कोई राक्षस है और वो बस अब हमें लेने के लिए आ गया है और अब बिल्कुल हमको मरना है। लोगों की हिम्मतें पस्त हो गई हैं और मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो सारे मीडिया की कोशिश ये है, इतना खौफ, इतना डर, इतना आदमी के अंदर पैदा कर दिया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। याद रखिए कि बुज़दिली और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते। ऐसा एहतियात जो आदमी को बुज़दिल बना दे वो नाकाबिले कबूल है। एहतियात करना है, हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि परहेज़ करो, एहतियात करो। जो हिदायत हमें दी जा रही हैं वो सारी हिदायत पर अमल करना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा खौफ पैदा हो जाना कि बिल्कुल याद रखिए, खौफ से बड़ा कोई वायरस नहीं है और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसलिए खौफ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है और बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार नहीं होना है। हिम्मत से काम लेना है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा। हमारे ज़िम्मे जो काम है वो करना है। अगर आप देखें तो इस बीमारी से ज़्यादा दूसरी बीमारी के पेशेंट मौजूद हैं, लेकिन मीडिया ने हमारे ऊपर जो चश्मा लगाया है, अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऐसा डराया कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ख़त्म ही होने वाली है और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह का डर, इस तरह का खौफ, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। कोई कोरोना से मरे न मरे और कोई ब्लैक फंगस से मरे न मरे, लेकिन इस तरह के खौफ से वो ज़रूर मर जाएगा। तो इसलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम खौफ से बाहर निकलें और हम अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करें। तो ये हिम्मत और हौसला हमें जो है बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करेगी। ये देखिए, मैं आपको एक स्लाइड बता रहा हूं, आप इसमें देखिए। ये जो है मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से ये जो है डाटा कलेक्ट किया है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन देखिए कितनी है, 1,39,34,09,308। ये इंडियन पॉपुलेशन है। अब इसमें आप देखें कि कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद कितनी है। ये है 2,89,96,949.
अब अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको ये पता चलेगा कि पूरी इंडियन पॉपुलेशन में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 2% है, यानी 100 में से 2 है। अगर आप इसकी जगह आप जाएं और गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल देखें और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन देखें, मैं जो है बायोस्टैटिस्टिक्स में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन आपकी हिम्मत के लिए, ताकि आप में हम में हिम्मत पैदा हो, हमारा खौफ और डर ख़त्म हो और हिम्मत पैदा हो, उसके लिए ये बातें कर रहा हूं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एहतियात ख़त्म न कर दी जाए, हर हाल में एहतियात करना है, लेकिन एहतियात ऐसी एहतियात जो आदमी को बुज़दिल बना दे वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ऐसी एहतियात जो आदमी को सगे बाप की डेड बॉडी को उठाने से मना कर दे, ऐसी एहतियात जो अपनी सगी माँ की खिदमत से रोक दे, ऐसी एहतियात जो बिल्कुल जो है सारे रिश्तों को भुला दे, इस तरह की एहतियात बिल्कुल गलत है। एहतियात करना है, लेकिन ऐसी एहतियात जो आपके अंदर बुज़दिली पैदा करती है वो नाकाबिल कबूल है, इसलिए कि ईमान और बुज़दिली दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि आप में हिम्मत पैदा हो, इसलिए नहीं बता रहा कि आप एहतियात ना करें। एहतियात हर हाल में ज़रूरी है, इस्लाम का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है कि हमें एहतियात करना चाहिए, हमें इलाज करना चाहिए, हमें बीमारी के फैलने का सबब नहीं बनना चाहिए, लेकिन बुज़दिली नहीं होना चाहिए, हिम्मत का मुजाहिरा करना चाहिए। तो आप ये देखें कि अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन जो कोरोना से मुतासिर हुई है वो सिर्फ 2% है। अच्छा, अब आप आगे देखिए, इसमें रिकवर होने की तादाद जो है वो 2,73,41,462 है, और जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी तादाद जो है 3,51,309 है। तो कोरोना के पेशेंट से डेथ होने वालों का कंपैरिजन करें तो डेथ होने वालों का परसेंटेज 1.2% आता है, जबकि आप दूसरी डिसीजेस देखें, हार्ट डिसीज़ देखें, पल्मोनरी डिसीजेस देखें, ट्यूबरक्लोसिस देखें, तो इनका मोर्टेलिटी रेट इससे कहीं ज़्यादा है और इनके नंबर ऑफ पेशेंट इससे कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि मीडिया ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा हुआ खड़ा किया है कि बिल्कुल जो लोग कोरोना से नहीं मिल रहे हैं वो कम हिम्मत होके और बुज़दिल होके और डर के मर जा रहे हैं। अब आप देखिए ब्लैक फंगस के बारे में, तो आज की डेट में ब्लैक फंगस के मुतासरीन की तादाद जो है वो 28,252 है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे आज की डेट में मरने वालों का तादाद कितनी है पता चल जाए, वो नहीं चली, लेकिन 21 मई की तादाद जो है वो 219 है, और उस दिन जो टोटल ब्लैक फंगस के मरीज़ थे वो 9,000 थे। तो उसके हिसाब से आप अगर कैलकुलेशन करें तो ये ब्लैक फंगस से मरने वालों की तादाद भी 2.4% है, हालांकि इसका मोर्टिलिटी रेट 50% है। तो हिम्मत से काम लीजिए, डरिए मत, बहुत हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। अब ब्लैक फंगस के ताल्लुक से कुछ गलत फहमियाँ हैं। एक गलत फहमी तो ये है कि ब्लैक फंगस कोई नया मर्ज़ है। जी नहीं, ब्लैक फंगस कोई नया मर्ज़ नहीं है, ये पुराना ही मर्ज़ है और एक आम मर्ज़ है, लेकिन इससे मुतासिर वो लोग ज़्यादा होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है। अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम बनाया है। वो डिफेंस सिस्टम क्या है कि जब हम पर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगाई अटैक करता है तो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम उससे लड़ता है और उसको ख़त्म कर देता है और हमारे ऊपर कोई मनफी असरात नहीं होते हैं। अब इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है तो छोटे छोटे वायरस, मामूली बीमारी भी हमारे लिए बड़ी बीमारी बन जाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ आसान घरेलू नुस्खे, इस पर मेरा एक क्लिप मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब हम एक बात तो यह है कि ये नई बीमारी नहीं है, दूसरी बात यह है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, एक से दूसरे को होने वाली डिसीज़ नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस क्या है,
तो आपने देखा होगा कि कहीं नमी हो तो दीवार में सीड़ आ जाती है, लकड़ी में फफूंद लग जाती है। अगर आप अक्सर आप जो है बंडी ठेला मंडी पे देखें, लोग पपई लेके बैठे रहते हैं तो उस पर थोड़ी फफूंद आ जाती है, काला काला हो जाता है। ये सब ही फंगस है, ये सब ही फंगस है। ये फलों में हो रहा है, दीवारों में हो रहा है, लकड़ियों में हो रहा है। यही फंगस अगर हमारे जिस्म पे हो जाए तो जैसे दीवार का कलर खराब हो जाता है, लकड़ी सड़ जाती है, बुक खराब हो जाती है, फल खराब हो जाते हैं, ऐसे अगर हमारे अंदर लग जाए तो हमारे टिश्यू जो है उस एरिया के मर जाते हैं और ब्लड सप्लाई मुतासिर होता है, जिसकी वजह से वो हिस्सा काला हो जाता है। इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहते हैं। अब चूंकि प्रोफेशनल के लिए तो मैं ये बना नहीं रहा वर्लोसिस वो सब चीज़ें की अभी ज़रूरत नहीं है, कॉमन बात हमको करना है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है कि ब्लैक फंगस क्या है। अब सवाल दूसरा ये है कि ब्लैक फंगस से कौन से लोग मुतासिर होते हैं। तो आम तौर पर जो रिसर्च बताती है वो ये बताती है कि आम तौर पर हेल्दी पर्सन जो हैं वो इससे मुतासिर नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि आपका जो है द हिंदू ने एक न्यूज़ दी है जिसमें हरियाणा में ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है कि जिनको कोविड नहीं था और डायबिटीज़ नहीं था, उनको भी जो है ब्लैक फंगस हो गया है। लेकिन ये कभी कभी हो सकता है, अल्लाह पाक अपनी कुदरत दिखाते हैं, वो जिसको चाहे बीमार कर सकते हैं और जिसको चाहे सेहतमंद रख सकते हैं। आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। आम तौर पर जो इस बीमारी के मुतासिरीन हैं वो कौन हैं? देखिए, इस बीमारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले लोग वो हैं जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, यानी उनके अंदर इस तरह की बीमारियां हैं जो उनकी इम्यूनिटी को, डिफेंस मैकेनिज्म को, रोगों से लड़ने की ताकत को कम कर देती हैं। मिसाल के तौर पर एड्स है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, कैंसर है, अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रही है तो वो है, ट्रांसप्लांट है, अगर किसी आर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो है। लेकिन इसके अलावा ये जो सारी बीमारियां मैं आपको बताई, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट की जो बीमारियां हैं, इसके साथ अगर देखा जाए तो 95% वो लोग मुतासिर हैं जिनके अंदर इसके अलावा डायबिटीज़ है और कोरोना है और उन्होंने स्टेरॉइड्स ले रखा है। 95% जो लोग मुतासिर हैं, ये कोरोना के मरीज़ में भी ज़्यादा मुतासिर वो होते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, ऑक्सीजन जिनको लगी है, आईसीयू में जो गए हैं, जगह जगह ट्यूब जिनके घुसाई गई है, और जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया है और डायबिटीज़ है। मतलब कोरोना के साथ 3 चीज़ें और हैं, एक स्टेरॉइड्स, दूसरी चीज़ डायबिटीज़ और तीसरी चीज़ जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं और उनकी केयर नहीं की गई है, प्रॉपर ट्यूब को स्टेरलाइज नहीं किया गया है। ऑक्सीजन देने के लिए जो ह्यूमिडिफायर होता है, आपने देखा होगा एक बॉटल में पानी रहता है, तो वो पानी टैप वाटर यूज़ कर लिया गया है या प्रॉपर बदला नहीं गया है। तो 95% स्टडी ये कहती है कि कोरोना में भी 95%, पहली बात तो आप समझ गए हैं कि जो हेल्थी है वो इफेक्ट नहीं होते हैं। दूसरी बात आप ये देख रहे हैं कि कोरोना जिनको हुआ है उनको ये बीमारी हो रही है, इसलिए कि रिसर्च ये बताती है कि ब्लैक फंगस के 86% केसेस वो हैं जिनको कोरोना है और ब्लैक फंगस के 62% केसेस वो हैं जिनको डायबिटीज़ है। तो अब कोरोना के साथ डायबिटीज़ का मिल जाना, कोरोना के साथ जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं आईसीयू में और ऑक्सीजन लिए वो, और तीसरी बात जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया है। डायबिटीज़ तो आपको मालूम है कि डायबिटीज़ खुद ही आदमी की इम्यूनिटी को कम कर देती है और मुतासिर करती है, ये बात आप समझ लें। स्टेरॉइड्स क्या करता है? स्टेरॉइड्स आदमी की शुगर को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो अब वो जो शुगर बढ़ी है और इम्यूनिटी कम हुई है, उसकी वजह से आदमी ब्लैक फंगस से मुतासिर होता है।
की वजह से आदमी ब्लैक फंगस से मुतासिर होता है। स्टेरॉइड्स जो है आमतौर पर अभी क्या हुआ है कि हर आदमी डॉक्टर बन गया, हर आदमी ने घर में इलाज शुरू कर दिया। ज़रा सा बुखार आया और ज़रा सी खांसी आई, उसने स्टेरॉइड्स ले लिया। हालांकि स्टेरॉइड्स इनिशियल स्टेज में नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड्स डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेना चाहिए। तो जिन लोगों ने ये गलतियाँ की हैं, स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ किया है, वो लोग इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो ये बात मैंने आपके बताई कि कौन लोग रिस्क में हैं। इसमें और भी एक दो चीज़ें हैं जो प्रूव्ड नहीं हुई हैं अभी तक, जैसे जिंक का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि कोरोना हो रहा है तो अब वो पागल हो गए, अपनी मर्जी से मल्टीविटामिन ले रहे हैं, जिंकोविट ले रहे हैं, शेलकॉल ले रहे हैं, फोलिक एसिड ले रहे हैं, लिम्सी ले रहे हैं, जो उनकी समझ में आया, जिसने जो बताया वो सब का सब लेना शुरू कर दिया। तो एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जिन लोगों ने ये जिंक ज़्यादा मिकदार में लिया है उनको भी ब्लैक फंगस होने का ख़तरा है, लेकिन ये अभी प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई कि कौन लोग ब्लैक फंगस से ज़्यादा, ब्लैक फंगस क्या है एक बात हो गई, कौन लोग इससे ज़्यादा मुतासिर होंगे, कौन लोग रिस्क पर हैं, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, कैसे पता किया जाए कि ब्लैक फंगस हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, क्या क्या होता है, कैसे पता चलता है। तो देखिए, आधे सर में दर्द होना, या आधे चेहरे में दर्द होना, या आधे चेहरे का सुन्न हो जाना, या दांत में दर्द होना और दांतों का ढीला पड़ जाना, या नाक का बंद हो जाना या स्टफी नोस होना, या सांस लेने में आदमी को परेशानी होना, या नाक से कोई काला काला ब्लैक डिस्चार्ज होना, या नाक में से खून आना, या सांस लेने में कुछ परेशानी होना, या आधे चेहरे पर स्वेलिंग होना। स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, सिम्टम्स इंग्लिश में लिखे हैं, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि ये सारे जो हैं वो सिम्टम्स हैं जिनसे ये मालूम होता है कि शायद इसको ब्लैक फंगस हो रहा है। इसकी शुरुआत जो होती है वो नोज़ से होती है, नाक से होती है या मुंह से होती है, यहाँ से वो जो है अंदर जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये नाक से आँख की तरफ चला जाता है या फेफड़ों की तरफ भी जा सकता है। अब आँख की तरफ जाएगा तो आँख में भी कुछ सिम्टम्स मालूम होते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ आई मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है, या डबल दिखना शुरू हो जाता है, या आँख सूज जाती है, या आँख बाहर की तरफ निकल कर आ जाती है जैसे थायराइड के अंदर आती है। फिर ये जब वहाँ से आगे बढ़ता है तो फिर ये ब्रेन में पहुँचता है। अब जब ब्रेन में पहुँचता है तो फिर ड्राउजीनेस है, कन्फ्यूजन है, खोया खोया रहना है, जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो सब उसके अंदर होते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। उसके बाद की बात करें तो इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। देखिए, ब्लड टेस्ट तो हैं लेकिन वो तो देते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक की बात करें तो एक तो इंडोस्कोपी है, नेज़ल इंडोस्कोपी विद बायोप्सी की जाती है कि ये इंडोस्कोपी करके जहाँ पर आपका ब्लैक फंगस नज़र आता है वो थोड़ा सा खुरच कर या थोड़ा सा हिस्सा काट कर निकाल कर उसकी बायोप्सी की जाती है और फिर उससे कंफर्म किया जाता है कि इसको ब्लैक फंगस है या नहीं है। या दूसरे नंबर पर जो है फिर एमआरआई करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत रोल सिटी स्कैन और एक्सरे का भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये चीज़ें डायग्नोसिस की हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस से कौन लोग मुतासिर होते हैं, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं और डायग्नोसिस क्या है। अब ट्रीटमेंट पे बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। तो देखिए, इसके इलाज के सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि जो आपको सिम्टम्स बताए गए हैं, इसमें से अगर कोई सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ENT डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है, क्योंकि डायबिटीज़ और स्टेरॉइड्स सबब बन रहे हैं इसका, तो इसलिए शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए और स्टेरॉइड्स को बंद करना चाहिए। इसके अलावा अभी जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एंटी फंगल, तो इसके लिए एक ड्रग जो है वो एम्फोटेरिसिन B है। इसके भी अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक इंजेक्शन आज की डेट में 4 से 5 हज़ार में आ रहा है और कम से कम 20
डोज जो है ज़रूरी है लेना। उसके अलावा दूसरे भी एंटी फंगल हैं। और फिर सर्जरी है कि जिस जगह आपके ये हुआ है उसको निकाल दिया जाता है ताकि वो और आगे ना फैले, दूसरे पार्ट्स को मुतासिर ना करे, तो फिर सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। ये तो इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। लेकिन इसके कुछ जो है होम रेमेडीज़ भी हैं। तो इसके लिए जो है एक डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के। उन्होंने एक 2-3 नुस्खे बताए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला नुस्खा उन्होंने ये बताया है कि आप क्या करिए, फिटकरी भस्म यानी एलम एश जो होता है वो किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, वो लेना है 5 ग्राम। हल्दी टर्मरिक वो लेना है 2 ग्राम। और सेंधा नमक वो लेना है 20 ग्राम्स। और इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल ऐड कर देना है और इसका मंजन बनाना है और ये मंजन अपने दांतों में करना है। ये एक चीज़ उन्होंने बताई। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि स्टीम लेना है, अगर नाक अफेक्टेड है तो स्टीम लेना है और मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल ही 2-2 ड्रॉप नाक में डालना है। एलोपैथिक में हम लोग ये पढ़ते और पढ़ाते हैं कि ऑयली ड्रॉप्स कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज इट मे रीच टू द लंग्स एंड कॉजेज द लिपोइडल निमोनिया, कि ऑयली ड्रॉप्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि अगर आइस के अंदर हो रहा है तो आप काऊ घी, गाय का घी, उसकी 1-1 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो आयुर्वेदिक का इस्तेमाल जब ही हो पाएगा जबकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज की कोई बात है, लेकिन अगर सीवियर सिम्टम्स हैं तो फिर आपको एलोपैथी की तरफ आना ही पड़ेगा। तो ये मुख्तसर सी बात थी जो ब्लैक फंगस के बारे में। कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हिम्मत के साथ काम लेना है, जो एहतियात बताई जा रही हैं वो एहतियात करना है, जो ट्रीटमेंट मौजूद है वो ट्रीटमेंट लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है सब कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम किस्म के मूज़ी अमराज से हम सब की पूरी हिफाजत फरमाए।